जॉन डी रॉकफेलर। वो न केवल दुनिया के पहले अरबपति थे, बल्कि वो इतिहास के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। उनका एम्पायर स्टैंडर्ड ऑयल पूरी दुनिया में अकेली तेल बेचने वाली कंपनी बन गई। कई कंपनीज को खरीद लिया और कई को कुचल दिया। कई इंडस्ट्रीज पर कब्जा करना, सरकार को रिश्वत देना, बिजनेस को जंग की तरह समझना, अपनी सख्त व्यापार सोच और गुप्त सौदों के चलते रॉकफेलर ने अपनी कई दुश्मन बना लिए। पर तेल उद्योगपति बनने से पहले रॉकफेलर की कहानी उन गिने चुने लोगों में से है जिन्होंने निचले पायदान से उठकर दुनिया पर राज किया। रॉकफेलर की कहानी प्रेरणा लेने लायक है और रोमांचक से भरी हुई है। ये इस बात का उदाहरण है कि जब लालच पूरी तरह से अनियंत्रित हो जाती है तो क्या होता है। आइए मैं आपको 1839 में वापस ले चलता हूँ, जहाँ जॉन डी रॉकफेलर का जन्म गरीबी में हुआ। 1839 में जॉन डी रॉकफेलर किसान परिवार में पैदा हुए पहले बच्चे थे। 1000 से भी कम की आबादी वाले उसके छोटे से गांव में रहस्यमयी आदमी जॉन के पिता थे, जिन्हें डेविल बिल के नाम से जाना जाता था। खेती बाड़ी करने के बजाय बिल ने कुछ और ही किया। वह एक एथलीट, वेंट्रिलोक्विस्ट, हंटर, हिप्नोटिस्ट, यहाँ तक कि एक एनिमल ट्रेनर भी था। जॉन का पिता बिल लोगों को फंसाने का काम करता था। वह कई बार लोगों को कभी ना सही होने वाली बीमारियों की नकली दवाइयाँ बेचने का काम करता था। इस वजह से एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता था, जिसकी वजह से वो घर पर नहीं रहता था। वो बोलता था, मैं जादुई दवाइयाँ बेचने जा रहा हूँ जिससे लोगों की बीमारियाँ ठीक होंगी। पर जॉन का पिता एक ठग था। ऐसे में घर की जिम्मेदारी बहुत ही कम उम्र में जॉन डी रॉकफेलर पर आई। 1853 में जॉन का परिवार न्यूयॉर्क से क्लीवलैंड शिफ्ट हो गया, जहाँ उन्होंने अपनी स्कूलिंग पूरी की। जॉन के घर की हालत ऐसी नहीं थी कि वो आगे पढ़ाई कर पाए। इस वजह से उन्होंने बुक कीपिंग की नौकरी शुरू करी। 2 साल बुक कीपिंग की नौकरी करने के बाद कुछ इन्वेस्टर्स से पैसे इन्वेस्ट करवाकर अपनी कंपनी शुरू करी। मीट, ग्रेन्स, पोल्ट्री, चिकन्स, इन सब चीज़ों की ट्रेडिंग किया करते और पहले ही साल $500,000 कमा लिया। 1861 सिविल वॉर के दौरान एक आम नागरिक को भी युद्ध लड़ने जाना पड़ता था, या फिर सरकार को $300 देकर अपनी जगह किसी और को भेजना पड़ता था। अब रॉकफेलर के पास 2 ऑप्शंस थे, या तो देश के लिए जान दी जाए या $300 देकर अपनी कंपनी संभाल ली जाए। क्योंकि रॉकफेलर की कंपनी अच्छी चल रही थी, उन्होंने $300 देकर अपनी कंपनी ही संभालने का सोचा। रॉकफेलर की ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्हें पता चला कि पेंसिल्वेनिया में तेल निकालने का काम चल रहा है। तेल की बढ़ती ज़रूरतों को देखते हुए जॉन ने यहाँ इन्वेस्ट करने का सोचा। जॉन के सामने 2 ऑप्शंस थे, या तो ड्रिलिंग करके तेल को निकलवाया जाए या फिर ऑयल रिफाइनरी की जाए। इस तरह जॉन ने अपने रिफाइनरी बिजनेस को शुरू किया, जिसके ज़रिए वो तेल को रिफाइन करके केरोसिन बनाने लग गए। उस समय रेलवे ट्रांसपोर्ट का एक मेन ज़रिया था, इसलिए उन्होंने अपनी पहली रिफाइनरी कंपनी रेलवे के पास खोली ताकि वो यूएस के हर शहर में केरोसिन पहुंचा सकें। उन्होंने ध्यान दिया, तेल को रिफाइनरी करते समय बहुत सारा तेल बच जाता था, जिसके बाद उन्होंने अपनी टीम से बात की कि कैसे हम इस खराब तेल से भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। और जल्दी ही उनकी टीम ने पता लगाया कि इससे हम पेट्रोलियम जेली मतलब वैसलीन और पैराफिन वैक्स मतलब मोमबत्ती भी बना सकते हैं। और इस तरह जॉन डी रॉकफेलर ने वेस्ट चीज़ों से भी पैसा कमाया। तेल रिफाइनरी का बिजनेस बढ़ने के बाद उन्होंने 1970 में स्टैंडर्ड ऑयल अपनी कंपनी शुरू करी। रॉकफेलर ने देखा कैसे अगर कोई छोटी रिफाइनरी कंपनी शुरू करनी हो तो ज़्यादा पैसा नहीं लगता, जिस वजह से कंपटीशन बढ़ता जा रहा था। तो जॉन डी रॉकफेलर ने सोचा, तेज़ी से आगे बढ़ना है तो मार्केट को पीछे छोड़ना पड़ेगा।
उस समय तेल कंपनी को तेजी से आगे बढ़ने के लिए जो चीज़ रोक रही थी वो थी रेलवे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। शुरुआत में कुछ रेलवे कंपनी से सीक्रेट डील करके कॉस्ट कम करवाई और वादा किया कि लंबे समय तक आपके ही रेलवे से बहुत ज़्यादा तेल और कैरोसिन ट्रांसपोर्ट कराएंगे, जिसकी वजह से लोगों को कम दामों में कैरोसिन मिलने लगा और रॉकफेलर की बिक्री बढ़ गई। जिसके बाद जॉन डी रॉकफेलर ने अपनी खुद की पाइपलाइन भी बिछाई, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट और भी ज़्यादा कम हो गई और लोगों को और भी कम दामों में कैरोसिन मिलने लगा। इन सब चीज़ों के चलते स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगी और जल्द ही बहुत बड़ी कंपनी बन गई। बिजनेस के अच्छा खासा बढ़ने के बाद अब जॉन डी रॉकफेलर ने दूसरी रिफाइनिंग कंपनी भी खरीदनी शुरू कर दी। वो महीने में 3 से 4 रिफाइनिंग कंपनीज खरीदा करते थे। अब 1882 में स्टैंडर्ड ऑयल अमेरिका की सबसे बड़ी तेल बेचने वाली कंपनी बन गई थी। पूरे अमेरिका की 90% रिफाइनरी स्टैंडर्ड ऑयल के पास थी और पूरे अमेरिका को कैरोसिन सप्लाई होता था और उसमें से 98% स्टैंडर्ड ऑयल के पास थी। 1890 तक उनका बिजनेस बहुत बढ़ गया था। फिर मिड 90s में उन्होंने रिटायरमेंट ले ली और अपना पूरा फोकस डोनेशन चैरिटी पर दिया। सन 1902 में ईडा टार्बेल, जो कि एक ऑयल रिफाइनर की बेटी थी जिसका बिजनेस स्टैंडर्ड ऑयल की वजह से बंद हो गया था, उसने स्टैंडर्ड ऑयल पर कुछ आर्टिकल्स लिखे, जो आर्टिकल्स बाद में एक बुक बन गई जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ स्टैंडर्ड ऑयल। इस बुक में ईडा टार्बेल ने रॉकफेलर पर और स्टैंडर्ड ऑयल पर आरोप लगाए कि उन्होंने बहुत सारी कंपनीज फोर्सफुली खरीदी हैं। साथ ही रॉकफेलर की फैमिली के बारे में भी बातें की, जैसे कि रॉकफेलर के पिता पर रेप का आरोप और लोगों को फंसाने का आरोप। बुक पब्लिश होने के बाद रॉकफेलर पर और भी कई सारे आरोप लगने लगे, जिसके कारण से उनकी सेहत बिगड़ने लगी। रॉकफेलर के डोनेशंस और चैरिटी को भी बहुत कम लोग जानते थे, क्योंकि वह इस तरीके की चीज़ों को प्राइवेटली ही करते थे। और बाद में जब वो अमीर बने तो उन्होंने अपने पैसों से यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो शुरू करी, लेकिन आज भी इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में बहुत ही कम ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिससे पता चलेगा कि ये यूनिवर्सिटी जॉन डी रॉकफेलर ने ही शुरू करी थी। 1893 में जॉन डी रॉकफेलर की मुलाकात स्वामी विवेकानंद से हुई, जिसमें रॉकफेलर ने स्वामी विवेकानंद से चैरिटी और डोनेशंस के बारे में एडवाइसेस ली। इसके बाद स्टैंडर्ड ऑयल पर और भी अलग अलग आरोप लगने लगे। 1911 में यूएस सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंडर्ड ऑयल को 34 कंपनीज में टूटने को बोला, जिसके बाद स्टैंडर्ड ऑयल 34 अलग अलग कंपनीज में टूट गया, जैसे कि एक्सॉन और शेवरॉन। एक्सॉन ने बाद में मोबिल के साथ डील करी और आज एक्सॉन मोबिल का मार्केट 187 बिलियन का है, यानी 14 लाख करोड़ का। और साल 1916 में वर्ल्ड्स फर्स्ट बिलियनियर बन गए। उनकी नेटवर्थ यूएस इकोनॉमी का 2% थी। तो आप समझ सकते हो कि स्टैंडर्ड ऑयल कितनी बड़ी कंपनी बन गई। यूएस की इकोनॉमी $20 ट्रिलियन है, जिसका 2% हुआ $400 बिलियन, यानी 30 लाख करोड़। पर 97 साल की उम्र में जॉन डी रॉकफेलर की नींद में ही मृत्यु हो गई। Now on this my birthday, I desire to reaffirm my belief in the fundamental principles